हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी यूपीएससी में। और मैं इस बार हाजिर हूँ आपसे इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया की सेक्शन 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब जो आर्ट्स हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, ऐसी चीज़ों को हम लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स बोलते हैं। तो मैंने प्रीवियसली ना 5 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर की, और मैंने ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भी बताए हैं अपने वीडियोस में। तो अगर आप लोगों में से जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है, मुझे फॉलो नहीं कर रहे, मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, अगर उन तक भी ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज़ आप लोग जाके मेरे वीडियोस देखें और बताएं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, कैसा मेरा सब कुछ है करने का, बताने का, समझाने का तरीका। मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो शुरू किया है वापस से, क्योंकि ऑफिस के कामों में मैं बहुत बिजी रहा था इन महीने। फिर बीच में गणपति थे तो उनकी भी सेवा करनी ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग ने की। और अब मैं, और ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाना छोड़ दिया या ऐसा कुछ है, मैंने हमेशा शॉर्ट्स में वीडियो डाले हैं। तो आप लोगों ने अगर शॉर्ट्स के वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए। और मैं आई स्टडी यूपीएससी में बस यही है, मेरा एक मोटो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ाऊँ, एटलीस्ट एक बेसिक फाउंडेशन बना दूँ, जिसके लिए बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस आपसे 8 लाख 10 लाख रुपए ले लेते, पर फिर भी बेस बनता नहीं है। तो मैं एज अ स्टूडेंट जो मैंने पढ़ा है, मैंने सीखा है, जिस हिसाब से मैंने प्रीलिम्स क्रैक किए हैं, उस हिसाब से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो या फिर प्रीलिम्स के लिए मेरा कैसा अप्रोच रहता था, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस बार भी मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था, पर मेरा अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स हो नहीं पाया, तो उसके लिए मुझे खेद है, पर ठीक है। योर नॉलेज इज़ नेवर वेस्टेड वेन एवर यू स्टार्ट लर्निंग। नो, आपका नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता। अब देखिए, हम लोग आते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में। परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या होता है, अब देखिए ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स में जिस जिस चीज़ों का, जैसे वीणा हो गई, हम लोग डांस करते हैं, वो सारी चीज़ें परफॉर्मिंग आर्ट्स में, क्योंकि आप परफॉर्म करके वो चीज़ें दिखाते हो। तो हमारे लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ परफॉर्मिंग आर्ट्स। और अगर आपको वो सारी चीज़ें नहीं पता होगी तो आप पेपर आपको इतना नहीं पूछता है एकदम पूरा डिटेल में जाके। तो आप अगर जनरल नॉलेज से भी पेपर सॉल्व करेंगे तो भी आप पेपर क्रैक कर पाएंगे। इस ईयर का जो पेपर था वो थोड़ा टफ था, तो ठीक है। सिर्फ 14,000 स्टूडेंट से, मेरे हिसाब से 14,000 और उसके थोड़ा सा, मतलब लगभग 15,000 लड़के ही सिलेक्ट हुए प्रीलिम्स में। उनके नाम के साथ इस बार सब पीडीएफ दिया हुआ था। चलिए ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। और हम लोग बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं इंडियन म्यूजिक के बारे में। और इंट्रोडक्शन में आपको यही पता चलेगा कि आप लोग ने देखा होगा हमारे जो रामायण होती है, महाभारत होती है, उसमें देखो नारद जी, एक ये लिए रहते हैं और उसको बजाते रहते हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा जाता है हमारे पुराणों में और म्यूज़िक के इसमें कि नारद जी थे जिन्होंने पूरी पृथ्वी को म्यूज़िक के बारे में जानकारी दी और उनको म्यूज़िक सुनाया। और उनके हिसाब से अगर सोर्सेज की आप माने तो ये जो ओम है, ओम, ये सारे साउंड ओम से ही ओरिजिनेट होते हैं। तो हमारे वेदों में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं। और आगे भी हम लोग देखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल साइट आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ ऐसा निकला है, कुछ ऐसा पता चलता है कि हाँ म्यूज़िक थी उस टाइम पे भी। तो जैसे अभी हम लोग हैं 2023 में, 21वीं सदी है। अब सोचिए उस टाइम पे म्यूज़िक इतना डेवलप था कि लोग राग भैरवी, मल्हारी और ये सारी चीज़ें गाते थे। तानसेन को कौन नहीं जानता, उनके गाने को कौन नहीं जानता। तो चलिए बढ़ते आगे, मैं पढ़ता हूँ वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। यही हमारा मोटो है कि बच्चों को वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, बिना किसी मासिक शुल्क के, बिना किसी पैसे के पढ़ाना शुरू। तो चलिए इंट्रोडक्शन में चलते हैं। म्यूजिक इज द सोल ऑफ एनी कल्चर एंड इंडिया हैज हैड अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ म्यूजिक इंजीनियरिटी। It is said that Narad Muni, the sage, introduces the art of music to the earth, and that he also taught the inhabitants of the earth about the sound that pervades the whole universe, is called नाद ब्रह्मा। तो उन्होंने उनके हिसाब से, नारद मुनि के हिसाब से, कि नाद ब्रह्मा करके जो साउंड है, जो पूरे यूनिवर्स में है, ठीक है, समूचे संसार में ये नाद ब्रह्मा करके जो साउंड है वो ही रहती है, ऐसा नारद मुनि कहते थे और ऐसा बताया गया है। A musical instrument, the seven-hole flute, बांसुरी, seven-hole flute has been recovered from the site of Indus Valley Civilization। मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोलता हूँ आईवीसी, ठीक है, याद रहता है, आईवीसी सिविलाइजेशन, ठीक है, आईवीसी। अनदर इंस्ट्रूमेंट, द रावण हाथा, इज बिलीव टू ओरिजिनेट फ्रॉम द हेला सिविलाइजेशन इन श्रीलंका एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन। तो हेला सिविलाइजेशन से हम लोग को मिला क्या, रावण हाथा। रावण हाथा मिला हेला सिविलाइजेशन। अब मुझे आप लोग बताएं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और हेला सिविलाइजेशन में मेजर डिफरेंस क्या है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।
क्योंकि मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोगों को पूरा जड़ से बढ़ाया। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देखें, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, लिटरेरी ट्रेसेस ऑफ म्यूजिक कैन बी फाउंड फ्रॉम अराउंड 2000 years ago ड्यूरिंग द वैदिक एरा। ऑल 7 notes ऑफ द रागा खरहन प्रिया कैन बी फाउंड इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर इन समावेदा। तो जो 7 नोट्स है रागा के, ठीक है, वो सारे नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? समावेदा में। उन रागा को हम लोग क्या बोलते हैं? खरहर प्रिया। तो वो आपको समावेदा मिल जाएंगे। एंड जो साइंस है म्यूजिकोलॉजी की, जैसे हर चीज़ की एक साइंस होती है, तो म्यूजिक की जो साइंस है उसे बोलता है गंधर्व वेदा बोला जाता है। तो यही वहाँ यह लिखा हुआ है कि द साइंस ऑफ म्यूजिक कॉल्ड द गंधर्व वेदा इज एन उपवेदा ऑफ द समावेदा। समावेदा के नीचे जो आता है ना, जैसे हम लोग कैसे होता है कि एक सब्सटेंस है और उसका चाइल्ड है, ठीक है, उसका चाइल्ड है, मतलब उसका ही पार्ट है, वो है समावेदा का ही पार्ट है गंधर्व वेदा। पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वीणा आर मेंशन्ड इन अथर्य आर्यांकास। तो वीणा के बारे में अथर्य आर्यांकास में लिखा हुआ है, दी जेमिनिया ब्रह्मा स्पीक्स अबाउट डांस एंड म्यूजिक कलेक्टिवली। म्यूजिकोलॉजी हैज प्रपोर्टेड थियोरीज अबाउट द वर्ड ओम बीइंग द सोर्स ऑफ ऑल रागास एंड नोट्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे राग, सारे ताल, सबका जड़ क्या है? ओम। तो ओम की जो ध्वनि है उसी में से सारे राग्स और सारे नोट्स मिलते हैं। पन्निनी द 4th century BC made the first proper reference to the art of making music, but first reference to musical theory was discussed in the भारतास नाट्य शास्त्र। पन्निनी ने बहुत सारी जगहों पे इसके बारे में बताया, पर थियोरेटिकल जो रिटन एविडेंस आपको मिलेगा वो म्यूजिक के बारे में आपको भारतास की नाट्य शास्त्र में मिलेगा। तो नाट्य शास्त्र जो है, इसके बारे में क्वेश्चंस यूपीएससी पूछा है। आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस अगर पीसीवीएस के पेपर्स को फॉलो किया होगा तो देखा होगा कि नाट्य शास्त्र के बारे में पूछा हुआ है, विच वॉज रिटन एंड कंपाइल्ड बिटवीन 200 BC एंड 2000 AD। तो ये इतनी पुरानी है नाट्य शास्त्र। अब हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक कैसे हुई, अभी ये तो हम लोग ने ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन देख लिया कि ठीक है, नारद मुनि ने के हिसाब से ये पूरा जो यूनिवर्स है उसके अंदर होता है नाद ब्रह्मा का ध्वनि, नाद ब्रह्मा का साउंड होता है, और उन्होंने ही सारे पृथ्वी को ये म्यूजिक सिखाया। 7 होल्ड फ्लूट मिला हम लोग को आईबीसी सिविलाइजेशन में। एविडेंसेस कहाँ से मिले? उसके बाद हेला सिविलाइजेशन हम लोग को रावण हाथा मिला। जो खरहन प्रिया है, जो समावेदा में है, जो 7 नोट्स है, वो भी आपको मिलेंगे समावेदा में। और जो इसकी जो साइंस है, म्यूजिक की साइंस, उसको बोलता है गंधर्व वेदा। वीणा के बारे में इंफॉर्मेशन आपको अथर्य आर्यांकास में मिल जाएगी। जेमिनी ब्रह्मा भी बहुत सारे बारे में कलेक्टिवली म्यूजिक के बारे में बात करते हैं, पर एक एविडेंस जो हम लोग को मिला है म्यूजिक के बारे में, वो हम लोग को कहाँ मिला है? भारतास की नाट्य शास्त्र में, जो कि 200 BC एंड 200 AD के बीच में कंपाइल की गई थी, यानी मतलब लिखी गई थी। अब हिस्ट्री क्या है हमारे इसकी? तो हिस्ट्री में देखिए, आप लोग ने वो हमारे पुराने पिक्चरों में भी ऐसे दिखाया जाता था कि गुरु के पास शिष्य जाके पूरी म्यूजिक की तालीम लेता है और बहुत बड़ा गवैया बन जाते हैं, वैसा वाला सीन है। ठीक है, तो कैसे हुआ? पहले तो आप लोग देखोगे कि पहले मंदिरों में लोग जैसे भजन गाते थे, है ना, रामायण चौपाइया समझ लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल कि रामायण चौपाइया लोग मंदिर में गाते हैं। तो वैसे ही म्यूजिक थोड़ा थोड़ा रिलीजियसली डेवलप हुआ। उसके बाद उसके बारे में लिखी जाने लगी, फिर बताया गया कि अच्छा ये नोट ऊपर होना चाहिए, ये नोट नीचे होना चाहिए। राग कैसे होते हैं ना, आप एक स्वर में गाओ, एक लय में गाओ, एक ताल में गाओ। तो जैसे जैसे ये चीज़ें डेवलप होने लगी, रिलीजन भी डेवलप हुआ, तो उसके साथ साथ ये म्यूजिक भी डेवलप हुई। तो दूसरे रिलीजन भी अपने हिसाब से म्यूजिक, सूफी, कवाली और काफिला, फोक डांस, फोक म्यूजिक वगैरह सब लेके आएंगे, जो कि हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आज का जो क्लास है वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है, कि मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आप लोगों को। अभी मैं कार्नाटिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक इस चीज़ पे नहीं आया हूँ। हम लोग पहले समझ लेंगे कि म्यूजिक क्या है, क्योंकि आपके दिमाग में एक बार ये चीज़ें बैठ गई ना, उसके बाद से कोई नहीं निकाल पाएगा, तो आप लोग बराबर रिलेट कर पाओगे। अच्छा ठीक है, कार्नाटिक म्यूजिक के बारे में बोला। अच्छा हिस्ट्री कैसे हुई? तो हमारे म्यूजिक के 3 पार्ट्स क्या है, जो एक 3 पिलर्स होते हैं, जैसे राग, ताल एंड स्वर। तो राग में गाओ, आपने सुना होगा ना कभी कभी कि यार तू तो बेसुरा है, तो राग, स्वरा, ताल, ये सारी चीज़ें होती है। चलिए हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक मच ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक स्टीम्ड फ्रॉम इट्स बीइंग प्लेड एट रिलीजियस साइट। तो रिलीजियस साइट मतलब जो मंदिर और ये सारी जगहों पे जहाँ पे भक्ति होती है, वहाँ पे
म्यूजिक प्ले की जाती थी. दिस टाइप ऑफ रिचुअलिस्टिक म्यूजिक वॉज displayed in the later Vedic period through a type of music called संगमा. संगमा मतलब जनरली संगमा कैसे होता है, संगम लोग बोलते हैं ना कि हाँ संगम गीत है, तो आप चौपाइया वपाइया पढ़ते हो, which involved chanting of verses that were usually sent to musical patterns. The epic also were set to narrative type of music called जातिगन. तो नरेटिव टाइप अगर एक कोई म्यूजिक होता है जिसमें आप दर्शाते हो कि अच्छा राम वनवास गए हैं या फिर वहाँ रावण के साथ लड़ाई हो रही है, तो नरेशन कैसे आता था. आप जब महाभारत देखोगे तो उसमें बीच बीच में जो गाने आते थे, जो नरेशन होता था, उस टाइप की चीज़ें होती थी. बट द फर्स्ट, और उस चीज़ को बोलते हैं जातिगण. ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है जातिगण. The first work that clarified and elaborated on the subject of musicology was भारतीय नाट्य शास्त्र. जो हम लोग ने देखा कि पूरा क्लैरिफायर इलेबोरेट वे में जो चीज़ बताई गई है म्यूजिक के बारे में वो है भारत की नाट्य शास्त्र, उसमें पूरी दी गई है. तो जो लोग म्यूजिक के बारे में स्टडी करते हैं जैसे कथक और बाकी जो भी फोक डांस, फोक म्यूजिक और जो भी है, ये सारी चीज़ें नाट्य शास्त्र से प्रेरणा लेते हैं, नटराज की मूर्ति रखते हैं और ये सारे शास्त्र उनको पढ़ाए जाते हैं जो लोग म्यूजिक की तालीम या शिक्षा लेते हैं. This contains several important chapters on music, especially those that identifies the octaves and elaborated on its 22 keys. These 22 keys were reorganized as Shrutis or Shrutis. This distinction was made in Datilam, a text that endorsed the existence of 22 Shrutis per octave and made the suggestion that they were the only sound that the human body could make. Sarangadeva, a 13th century musicologist who wrote a classical text on music, the संगीत रत्नाकर, second in this view. तो उसमें क्या लिखा है ना, जो नाट्य शास्त्र है उसमें ऐसा बताया गया है कि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत सारे चैप्टर के हिसाब से उसमें ये भी बताया गया है कि 22 कीज होते हैं और इस कीज से ज़्यादा कोई ह्यूमन बॉडी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता. तो ये चीज़ किस में दी कि 22 श्रुतिस का एग्जिस्टेंस किस में बताया, दातिलम में बताया. और उसने ये भी बताया कि इस साउंड के द्वारा इस साउंड से ज़्यादा दूसरा कोई साउंड ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता है. और इस चीज़ को बैक किसने किया, बैक मतलब इस चीज़ को सपोर्ट किसने किया, सारंगदेवा ने. किसमें, संगीत रत्नाकर में. तो एक बार ना कभी कभी ये यूपीएससी में मैच द फॉलोइंग पूछ लेता है कि अच्छा नाट्य शास्त्र किसने लिखा, भारता ने लिखा, और संगीत रत्नाकर किसने लिखा. संगीत रत्नाकर अवार्ड भी दिए जाते हैं. तो अगर कभी भी आप लोग अगर न्यूज़ में सुनोगे संगीत रत्नाकर अवार्ड दिए गए हैं तो आपको याद रहेगा कि अच्छा ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, रिलेट कर सकते हैं आप. ठीक है. संगीत रत्नाकर डिफाइंस अबाउट 264 रागास इंक्लूडिंग सम फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया एंड द ड्रिवेडियन repertories. Its greatest contribution was to identify and describe the various microtones and classify them into different categories. Later, some medieval texts on musicology focused on particular theme. For example, Brihadeshi, written in Sanskrit between 6th and 8th century by Matanga, focused on the definition of the word raga. Other important texts of this period include Swarmela Kalanidhi, written by Ramamatya in 16th century, which deals primarily with ragas. चतुर्दंडी प्रकाशिका उसके ऊपर आते हैं. लेकिन जब संगीत रत्नाकर हुए तो उन्होंने इन सारी चीज़ों पे बहुत रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि 264 रागास होते हैं. और फिर वहाँ से वो नॉर्थ इंडिया से भी कुछ राग लेके आए, कुछ दूसरी जगह से लेके आए. उसके बाद जब म्यूज़िक थोड़ी थोड़ी डेवलप होने लगे ना तो लोग एक पर्टिकुलर चीज़ों पे रिसर्च करने लगे, यानी फोकस करने. जैसे रागा पे कोई फोकस कर रहा है तो वही रागा पे बृहदेशी संस्कृत में लिखी गई थी, जो कि जो रागा वर्ड है ना उसकी डेफिनेशन और वो क्या एक्चुअली है उसके बारे में बताती थी. इसी हिसाब से स्वरमेला कलानिधि जो रामामत्या ने लिखा था वो भी अगेन रागास के बारे में डील करती थी. तो आप जब आगे पढ़ोगे कि हमारे जो 3 पिलर्स है, स्वर, राग, ताल एंड स्वर, ये जो भी है 3 पिलर्स, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि स्वर किस चीज़ का होता है. सारे गामा पाधानी ऐसे स्वर होते हैं. तो वैसे चलेंगे. अभी चतुर्दंती प्रकाशिका रिटन बाय वेंकटमाखीम in 17th century is also well known for important information it contained on Carnatic musicology. तो कार्नाटिक म्यूजिकोलॉजी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कोर किया चतुर्दंती की प्रकाशिका. ठीक है, मेरे को तो चतुर्दंडी प्रकाशिका, ओके ठीक है, ये कार्नाटिक म्यूजिक के बारे में
इन्फॉर्मेशन देता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि म्यूज़िक जनरली पुराने लोग कैसे सीखते थे, गुरुकुल में जाके। तो एक हमारे गुरु होते थे, उनके पास जाके आप शिक्षा लो, दीक्षा लो, और फिर आपको वो सर्टिफाई करेंगे कि ठीक है। अभी आजकल के ज़माने में तो ऑनलाइन लोग सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, तो उस टाइम पे तो गुरु शिष्य परंपरा थी कि ठीक है, माता पिता आ गए, गुरु के पास छोड़ दिया और उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, ये अभी आपके बेटे जैसा है, आप इससे म्यूज़िक सिखाओ। वैसा चलता था। तो देखिए, ड्यूरिंग द एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल पीरियड एविडेंसेस can be found for the existence of gurukulas where students live with the teacher in order to become master in the art of music. गुरु शिष्य सिस्टम क्या है, मैं वो आपको ऑलरेडी आइडिया है, यहाँ से क्या ही बताना, ठीक है। तो जैसे अभी आप लोग अगर पढ़ोगे ना, तो बोलते थे ना कि इस गुरुकुल को ये राजा पेट्रनाइज करता है, सपोर्ट करता है, या फिर अभी जैसे आजकल के ज़माने में एनजीओ केसेस होते हैं, तो इस एनजीओ को इनका बैक है, उन एनजीओ को ये सपोर्ट करते हैं। उसी टाइप का गुरुकुल था कि अभी शिष्य लोग, गुरु लोग जो दक्षिणा वगैरह देते हैं, उस टाइम पे जब राजा रहते थे तो वो लोग इनको कहते थे कि गुरु जो होता है, वो जो ऋषि मुनि होते हैं, वही लोग भगवान टाइप होते हैं, भगवान होते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो राजा लोग पेट्रनाइज करते थे। मैं ये सारी चीज़ें सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग को नॉर्मल भाषा में समझ में आए, पता चला कि आप लोग कोई लीगल एक्शन ना हो जाए, ठीक है। वैसे भी आजकल बहुत लोगों पे लीगल एक्शन चल रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये आप लोगों को हास्य तरीके से, हंसी के मजाक से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ जाए, ठीक है। द चेंज इन द टेनर ऑफ म्यूजिक केम विद द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया ना, तो अलग अलग जो राजा आते हैं उन लोगों के साथ साथ उनकी कल्चर भी आती है, तो पर्शियन एलिमेंट्स भी आने लगे म्यूजिक में। तो दिस इन्फ्लक्स ऑफ इस्लामिक एंड पर्शियन एलिमेंट चेंज द फेस ऑफ नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। नॉर्थ इंडियन म्यूजिक पे क्यों यहाँ फोकस किया? आप लोग हमेशा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोग समझते हो कि सबसे ज़्यादा जो ये हुआ, अटैक्स वगैरह हुए, वो नॉर्थ पे ही हुए, वहाँ पे ज़्यादा मुगल रूल कर पाए। लेकिन आप लोगों में से कोई ये बताएगा कि साउथ पे, जो साउथ इंडिया है हमारा, उस पर इतना ज़्यादा इस्लामिक इन्फ्लुएंस क्यों नहीं आया? वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्यों नहीं आया। क्योंकि हम लोग यहाँ यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं हर चीज़ के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ताकि आपका हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इंटरव्यू हो और कुछ भी हो, पेपर हो, मेंस हो, आप सब में फोड़ के आओगे, ठीक है। तो मुझे बताइए कि ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है ये पर्शियन कल्चर का, इस्लामिक कल्चर का, नॉर्थ साइड ही क्यों रहा, साउथ साइड क्यों नहीं रहा? और जो साउथ इंडिया से मेरे जो भाई है, जो दोस्त है, जो पढ़ रहे हैं, वो लोग मुझे ज़रूर बताएं। ये आप लोगों के लिए प्राउड मोमेंट की बात है, ठीक है, ठीक है। दिस इन्फ्लक्स ऑफ इस्लामिक एंड पर्शियन एलिमेंट्स चेंज द फेस ऑफ नॉर्थ इस्लामिक म्यूजिक। फॉर एग्जाम्पल, ध्रुपद और द डिवोशनल स्टाइल ऑफ सिंगिंग patronized by the ruler was transferred into the Drupad style by the 15th century. By the 17th century, a new form of Hindustani music has evolved called the Khayal style. Furthermore, many more styles of folk singing emerged. तो कैसे हुआ ना कि जैसे पर्शियन और इस्लामिक चीज़ें जैसे जैसे अपनी अंदर आती गई और जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, तो एक नया स्टाइल ऑफ म्यूजिक डेवलप हुआ, इंडियन प्लस पर्शियन और इस्लामिक, तो उसको बोलते थे ध्रुपद। तो ध्रुपद के साथ साथ जब और भी टाइम व्यतीत होते गया और भी टाइम आगे चलता गया, तो ध्रुपद स्टाइल ही एक अलग बन गई। ध्रुपद became a different style of music, and then later on, furthermore, when you go ahead, then many folk music started emerging in India. तो ये चीज़ें होने लगी। दोस्तों, बाइलिंगुअल है, हिंदी है, मैं आपको साधारण हिंदी भाषा में बता रहा हूँ, जैसा मैं और आप समझते हैं, बात करते हैं वैसे, ठीक है। तो थोड़ा प्रोफेशनल नहीं लगे, टीचर टाइप्स, तो क्योंकि मैं टीचर हूँ भी नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं सिर्फ अपना नॉलेज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग वो गलतियाँ ना करें जो मैंने की है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि गलती करके सीखे, दूसरे की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए। अभी हम लोग आएंगे एनाटॉमी ऑफ इंडियन म्यूजिक। एनाटॉमी में जाने से पहले, एनाटॉमी मतलब उसका एक ढांचा कैसा है इंडियन म्यूजिक का, ठीक है, उसके पिलर्स क्या हैं, तो ये चीज़ें हम लोगों को अभी मैं आगे पढ़ूंगा। पर इससे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक में आपको पूरा सब समझा दिया है मैंने। एक बार और रिवाइज करूं कि मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं एक और बार रिवाइज करूं या आगे बढ़ूं? क्योंकि शॉर्ट में बता देता हूं मैं, ठीक है।
इंट्रोडक्शन में सब लोग बोलते हैं कि नारद मुनि के द्वारा आया था, पूरे धरती को, पृथ्वी को नारद मुनि ने इसका ज्ञान दिया था, और वो बोलते थे कि पूरे यूनिवर्स में एक ही म्यूजिक चलती है, वो क्या है, नाद ब्रह्मा। नाद ब्रह्मा इज द ओनली म्यूजिक दैट इज देयर इन द यूनिवर्स। उसके बाद हमारे पास ये कहा गया कि ओम इज द ओरिजिन ऑफ ऑल द साउंड्स। उसके बाद हम लोगों को ये जो म्यूजिक है इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है, तो आप लोगों को 7 होल्ड्स फ्लूट मिलेगा IBC में। हेला सिविलाइजेशन में आपको रावण हाथा मिलेगा। उसके बाद ये जो साइंस है पूरी म्यूजिक, उसको बोलते हैं हम लोग गंधर्व वेदा। वीणा के बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन ऐतरेय आर्यांकास में मिल जाएंगे, और प्रॉपर एक थ्योरेटिकल एविडेंस आप लोग कहाँ मिलेगा, भारत के नाट्यशास्त्र में। भारत के नाट्यशास्त्र में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उन्हें अपने चैप्टर के हिसाब से बताया कि देर आर ओनली 22 कीज जो है वही है, और इसके सिवा उसमें 264 रागाज है, और इसके सिवा कोई और हमारा ह्यूमन बॉडी साउंड नहीं निकाल सकता। और इसको बैक किसने किया, आपको पता चलेगा, शारंग देवा ने इसको बैक किया। उसके बाद दातिलम में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि ये ऑक्टिव है। और उसके बाद अगर आप जाओगे आगे तो आपको बृहदरेशी में आपको मिलेगा रागा। वर्ड रागा को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, उसके बारे में रिसर्च करते गए। उसके बाद जब आप आएंगे वहाँ पे तो स्वरमाला कलानिधि में आपको मिलेगा, वो भी आपको रागास के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा जैसे हमारे इसमें होती थी, उस हिसाब से लोग पुराने ज़मानों में म्यूज़िक के बारे में पढ़ते थे। तो ये जल्दी जल्दी मैंने आप लोगों को एक रिकैप करवा दिया, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम जाता गया, पर्शियन इन्फ्लुएंस और इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ते गए, उस हिसाब से नए नए म्यूज़िक स्टाइल डेवलप होते गए। तो ध्रुपद स्टाइल, उसके बाद और भी फोक स्टाइल, ख्याल स्टाइल, फोक स्टाइल और भी डेवलप होते गए, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं कि म्यूज़िक का ढांचा क्या है। ढांचा यानी एनाटमी ऑफ इंडियन म्यूज़िक। तो देखिए दोस्तों, अगर थोड़ा सा आप लोगों को तकलीफ होगी ना व्यू में, क्योंकि मैंने ये मेरा पुराना ट्राइपॉड टूट गया, तो ये पता नहीं कुछ एक सस्ता वाला मैं लेके आया हूँ, ये 150 रुपये का, ठीक है, 150 120 रुपये नहीं, 150 रुपये का, तो उससे काम चला रहा हूँ, देखता हूँ। अब आप सब चैनल सब्सक्राइब कर लो तब तक। एनाटमी में हम लोग ढांचा पढ़ रहे हैं। तो बिफोर वन delves into the different type and kinds of Indian music, it is necessary to understand the anatomy of Indian classical music. There are 3 main pillars of Indian classical music: raga, tala and swara. These elements can be seen as follows. तो Indian music के 3 पिलर है। गाठ मान लो RTS, है ना। RTS हमारा 3 पिलर है इंडियन म्यूजिक का, और उसमें है राग, ताल, स्वर। स्वर आपको जानते हो, हम लोग बचपन से आते हैं, सारे गामा पाधा निसा। कोई भी अगर आप इंडियन आइडल ले लो, वहाँ पे अगर लोग जाते हैं, एज अ कंटेस्टेंट कोई जाता है, तो सारे गामा पाधा निसा कौन सा नोट है, सुपरटोनिक, मीडियम, सब डोमिनेंट, कौन सा टोन है, फंक्शन क्या है उस चीज़ की, ये चीज़ें भी बताते हैं वो लोग, ठीक है। तो आप स्वरा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इन द एंशिएंट पीरियड द टर्म स्वरा वाज एसोसिएटेड विद द रिसाइटेशन ऑफ द वेदास। स्वरा मतलब आप चौपाइयाँ पढ़े, वही होती थी स्वर, क्योंकि स्वर मतलब आवाज़। तो जब आप किसी वेद को, उपनिषद को पढ़ते हैं, तो उसी टाइम पे वो लोग उसको स्वरा बोलते थे। वो द टाइम, जब टाइम बीतता गया, उस स्वरा को वो लोग नोट बोलने लगे, नोट्स। तो आप, मुझे पता नहीं, मैं कभी ये इतना सारा ये म्यूजिकल शोज़ देखता नहीं हूँ, पर कभी कभी अगर आप यूट्यूब पे हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये नोट कौन सा है, वो नोट कौन सा है, तुमने ये नोट नहीं लगाया, वो नोट नहीं लगाया, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं। तो ओवर द टाइम द टर्म वॉज यूज टू डिफाइन द नोट्स और स्केल डिग्री इन अ कॉम्पोजिशन। इन नाट्यशास्त्र भारत डिवाइडेड द स्वरा इनटू स्केल ऑफ 22 नोट्स, ठीक है। करेंटली national system of Hindustani music is defined by the following abbreviated swaras: sare gama padhani. The 7 swara together is called saptak or sargam. He described each pitch using the following names. तो हिंदुस्तानी म्यूजिक के हिसाब से एक स्टैंडर्ड है अपना हिंदुस्तानी म्यूजिक का, नेशनल सिस्टम है ये। उस हिसाब से अपने पास सिर्फ सप्तक है। सप्तक यानी सारे गामा पाधानी, सप्तक ही है, और उसको अलग अलग नोट्स में, अलग अलग पिच में हम लोग बोलते हैं। तो कभी आप अगर गज़ल सुनो, गज़ल नहीं, फोक म्यूज़िक सुनो, तो वो लोग कभी कभी सा ऐसा बहुत बोलते हैं। तो उस टाइम पे आप देखो कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए सजदा, सा बोलते हैं उसको, सजदा उसका पूरा नाम है, ठीक है, और वो एक टॉनिक है। ऋषभा, रे, सुपर टॉनिक है, मतलब उसका स्वर थोड़ा ऊपर आएगा, ठीक है। गंधारा, ये मीडियम है, तो मतलब नॉर्मल एकदम एवरेज पे चलेगा, ग है ना, ग ऐसा चलता है। और आप कैसे बोलते हैं, सा रे ग म, ऐसा ऐसा ना,
वैसा चलता है। तो जो भी म्यूजिक वाले हैं ना वो बराबर रिलेट कर पाएंगे कि ये कैसे चलता है। तो अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है ये टोन सब टोनिक क्या लिखी हुई है, तो आप ऐसे पढ़ो सा रे गा मा, ऐसा आप पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो ठीक है, ये सजदा है सा, वो एक टॉनिक है। ऋषभा है सुपर टॉनिक। गंधरा है मीडियम एकदम नॉर्मल पेस में चलेगा। मध्यमा है सब डोमिनेंट। सब डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट के थोड़ा सा नीचे वाला। पंचमा डोमिनेंट है, बहुत डोमिनेंट है, सा रे गा मा पा धा, ऐसा ठीक है। द्विता धा, ठीक है, सब मीडियंट है। और निषाद सब टॉनिक है। तो ये उसकी फंक्शंस क्या क्या है, जब कोई म्यूजिकोलॉजी में जाता है तो उनको समझ में आता है। पर यहाँ हमारे लिए यूपीएससी में ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऐसा कौन सा सब टॉनिक कहाँ है क्या है, वो सिंगर्स लोग देखें, हम लोग को देखने की ज़रूरत नहीं। बस हम लोग अभी यहाँ एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, उसमें है आरटीएस, है ना, राग ताल स्वर, आरटीएस, ठीक है। स्वरा के बारे में हम लोग पढ़ा हम लोगों ने, हमारे पास सप्तक है यहाँ पे। अब स्वरा और श्रुति दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। पहले आप अगर लोग बोलते थे कि मैं श्रुति कर रहा हूँ, भगवान की स्तुति कर रहा हूँ, ठीक है, भगवान की स्तुति कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्वरा और श्रुति दोनों, श्रुति में क्या है, वो स्मॉलेस्ट ग्रेडिएशन ऑफ पिच है। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया है आपको समझने के लिए। श्रुति इज द स्मॉलेस्ट ग्रेडिएशन ऑफ पिच रिप्रेजेंटिंग द रिप्रेजेंटिंग क्वालिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की क्वालिटी क्या है? देर आर 22 श्रुतिस और माइक्रोटोन्स ऑफ विच ओनली 12 आर ऑडिबल। तो 22 में से सिर्फ 12 ऑडिबल है। उसमें से शुद्ध स्वर कौन सा है? These 12 include 7 शुद्ध स्वरा एंड 5 विकृत स्वरा, ठीक है। तो सारेगामा पाधानीसा अपना शुद्ध स्वरा में आता है। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि सारेगामा पाधानीसा शुद्ध स्वरा में आता है। अभी राग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। राग मैं आप लोगों को अभी पढ़ाऊँ या बाद में पढ़ाऊँ, क्योंकि आप लोगों को मुझे पता है आधे घंटे से ज़्यादा आप देखते नहीं हो। अदर कंपोनेंट्स ऑफ द रागा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक, ठीक है। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते ना, तब तक आप लोग समझ में भी आएगा। द वर्ड रागा कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड रंज, विच लिटरली मीन्स द डिलाइट और टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाई अ पर्सन। द रागा from the basic of melody, while the tala became the basis of rhythm. Each melodic structure of the raga has something similar to distinct personality, subject and mood evoked by the sound. The basic element necessary for the working of the raga is the note on which it is based. According to the number of notes in the raga, there are 3 main जातिस और कैटेगरीज, ठीक है। तो रागा के भी 3 कैटेगरीज है। अच्छा देखिए, रागा मतलब होता है संस्कृत में रंज, रंजो गम की दुनिया, रंजो गम की दुनिया, रंजो गम। तो रंज मतलब वो गम नहीं होता, रंज मतलब एक डिलाइटेड मूड होता है, ठीक है। शायर वायर कोई होगा तो उनको पता होगा ये रंजो गम की दुनिया। तो अगर आप ऐसा देखिए, ये रंजो गम की दुनिया है, रंजो गम, तो गम तो ऑलरेडी क्या, रंज मतलब डिलाइटफुल, हैप्पीनेस, ऐसा। तो आपके मूड पे डिपेंड करता है। तो जनरली जो रागाज होते हैं ना, उनको आप किस मूड में गा रहे हो, किस टोन में गा रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो राग भैरवी, काल भैरव बहुत गुस्से वाले हैं ना, तो राग भैरवी तो उस टोन में गाया जाता है। और मल्हार, बारिश होने के लिए आपको थोड़ी सी मेलोडी में गानी पड़ती है, क्योंकि बारिश एक रोमांटिक सीजन है, तो उसके लिए आपको थोड़ी मेलोडी थोड़ी आराम से गानी पड़ती है, थोड़ा मूड आपको बदल के गाना पड़ता है। तो देखिए, और उसकी अभी जैसे मैंने बताया कि डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी सब्जेक्ट के हिसाब से इसको गाया जाता है, मूड के हिसाब से गाया जाता है। तो इसकी 3 जाति है, 3 कैटेगरीज है, अद्वा, सद्वा एंड संपूर्णा। तो अद्वा मतलब 5 नोट्स, सद्वा 6 नोट, संपूर्ण 7 नोट्स, क्योंकि 7 नोट्स अपने पास है ना, 7 शुद्ध स्वर है अपने पास। तो संपूर्ण मतलब 7, सातों के सातों आ जाएंगे। और अध्रुव मतलब 5 और सध्वा मतलब 6। रागा इज नीदर अ स्केल नॉर अ नोट, बट इज अ साइंटिफिक, प्रिसाइज, सबटल एंड एस्थेटिक मेलोडिक फॉर्म with its own particular ascending and descending moments, which consist of either a full octave or a series of 5, 6 or 7. There are 3 major types of ragas और राग भेद। कैटेगरी होगी, अब उनके टाइप्स क्या है?
3 कैटेगरी में हम लोगों ने रागा को डिवाइड किया है। रागा को 3 कैटेगरी में आपने डिवाइड कर दिया, 3 कैटेगरीज। उसमें से एक अध्व 5 नोट्स होते हैं उसमें, सध्व 6, श आपको ना सध्व 6, संपूर्ण 7। अब रागा ये होगी उनकी जाति कैटेगरीज। अब इनकी टाइप्स क्या है, राग भेद क्या है, देखिए। शुद्ध राग क्या होता है, 3 टाइप्स यहां दिए गए, शुद्ध रागा, छयाल रागा और संकीर्ण रागा। संकीर्ण, ठीक है। शुद्ध मतलब दिस इज अ रागा इन विच इफ एनी नोट दैट आर एब्सेंट इन इट्स कॉम्पोजिशन आर प्लेड, इट्स नेचुरल फॉर्म डू नॉट चेंजेस। ये ऐसे रागाज है कि अगर उसमें से कोई अगर हटा दिए जाए, कोई नोट हटा दिए जाए तो भी उसका नेचुरल फॉर्म है वो चेंज नहीं होगा, इसे बोलते हैं शुद्ध रागा, इसके लिए वो शुद्ध है। छयालग रागा क्या होता है, दिस इज अ रागा इन विच इफ एनी नोट दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉम्पोजिशन आर प्लेड, इट्स नेचुरल फॉर्म चेंजेस। अगर कोई नोट है, बहुत सारे नोट की कनेक्टिविटी है, और अगर नोट में से उसको हटा दिया जाए तो उसका ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो जाता है, उसको बोलता है छयल रागा, ठीक है। उसके बाद है संकीर्ण, दिस इज अ रागा इन विच देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रागास, हेंस every raga should contain the basic 5 notes among these ragas. The king is the principal note on which the raga is built. This is called as wadi and it is used most often in the composition. तो king है, king जो रागा में प्रिंसिपल नोट, उसको बोलते हैं वादी, और ये हर एक कॉम्पोजिशन में यूज होती है, इसके बिना कोई कॉम्पोजिशन नहीं बनेगी, ऐसा यहाँ लिखा गया है, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट इज क्वीन विच composed with the 4th or 5th note in relation to the principal raga. This second most important note of the raga is called samvadi. अच्छा, ये है ना क्वीन, इसको 4th और 5th के साथ जोड़ के एक राग, प्रिंसिपल रागा जो है अपना किंग रागा, उसमें जो 4th एंड 5th है उसके साथ जोड़ के अगर इसको यूज किया जाए तब इसको बोलते हैं संवादी, कि संवाद होता है। तो संवाद, एक दूसरे से संवाद करना, तो संवादी में मतलब 2 रागास को जोड़ के बनाएंगे ये लोग, ठीक है। ऑल द नोट्स इन द कॉम्पोजिशन अदर देन द वादी एंड संवादी आर कॉल्ड अनुवादी, ठीक है। संवादी और वादी और संवादी को छोड़ के बाकी जितने भी नोट्स बचेंगे आपको पास, उसको बोलते हैं अनुवादी। फाइनली दीज नोट्स आर नॉट प्रेजेंट इन दी कॉम्पोजिशन एंड आर कॉल्ड विवादी। तो जो नोट्स कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट नहीं होते उसको बोलते हैं विवादी। तो हमारे पास अभी क्या है, प्रिंसिपल नोड है वादी, वादी प्रिंसिपल नोड है, इज अ किंग, और उसके बिना कॉम्पोजिशन नहीं बन सकता। क्वीन नोड, ये 4th और 5th नोड के साथ करस्पॉन्ड करके, और प्रिंसिपल नोड के साथ ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं संवादी। तो हमारे पास वादी होगी, संवादी होगी, जो प्रिंसिपल नोट प्लस 4th और 5th नोट के साथ में आती है, संवादी, संवाद करने के लिए, संवाद करने के लिए। उसके बाद अनुवादी, अनुवादी मतलब जो संवादी और विवादी और संवादी नहीं है उसको अनुवादी है, और जो कॉम्पोजिशन में यूज ही नहीं करते उसको बोलते हैं विवादी। तो ये चीज हो गया, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी। वादी प्रिंसिपल किंग नोड, संवादी यूज्ड इन करस्पॉन्डेंस विद द 4th एंड 5th प्लस द प्रिंसिपल नोड, इसको बोलते हैं संवादी, बिकॉज इट डज संवाद विद द प्रिंसिपल नोड, ठीक है। उसके बाद अनुवादी, दोज विच आर नॉट प्रेजेंट इन वादी एंड संवादी आर कॉल्ड अनुवादी, एंड दोज विच आर नॉट देयर इन द कॉम्पोजिशन आर कॉल्ड विवादी। हिंदी के लोगों के लिए विवादी वो है जिसके बिना कॉम्पोजिशन होगी ही नहीं, किसी भी संगीत की कॉम्पोजिशन नहीं होगी। संवादी क्या करेगा, संवादी आपका प्रिंसिपल नोट जो होगा उसके साथ 4th और 5th के साथ कंबाइन होकर संवाद करेगा प्रिंसिपल नोट के साथ, इसके लिए उसका नाम है संवादी। अब जो संवादी और विवादी में नहीं है उसको बोलेंगे अनुवादी, और ऐसे नोट्स जो संवादी, अनुवादी, विवादी इन सारी चीज़ों में कॉम्पोजिशन में यूज ही नहीं होते उसको बोलते हैं विवादी। फर्दर मोर द एसेंट ऑफ द नोट मीन्स द ईच नोट इज हायर देन द प्रिसीडिंग नोट। फॉर एग्जाम्पल सारे गामा पा धा नी, दिस एसेंट इज कॉल्ड अरोहा।
सिमिलरली द डिसेंट ऑफ द नोट इज कॉल्ड अवरोहा। तो एसेंट को अरोहा बोलते हैं। एसेंट मतलब सा रे गा मा पा धा नी। आप ऊपर ऊपर नोट अपने स्वर को ऊपर ऊपर लेते जा रहे हो, सा रे गा मा पा धा नी, तो इसको बोलते हैं अवरोहा। और अगर नीचे लेके जाओगे, नीचे मतलब सा रे गा मा पा, नीचे स्वर नोट को नीचे लेके जाओ, उसको बोलते हैं अवरोहा। वेयर ईच नोट इज लोअर देन दी प्रिसीडिंग वन, तो पहले से उसका नोट लोअर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नी धा पा मा ग रे सा, ऐसा ले जाओगे तो वो होगा अवरोहा। डिपेंडिंग ऑन द एक्सेंट एंड डिसेंट, एसेंट एंड डिसेंट, तो मैंने ऊपर शायद एक्सेंट ही पढ़ा है। तो डिपेंडिंग ऑन द एसेंट एंड डिसेंट ऑफ द नोट द रागास कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्पीड्स और लया, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास क्या है रागा में। पहले तो उसकी कैटेगरी है, यानी जाति है, अवुदा अदव, औदव, शदव एंड संपूर्णा। उसके बाद हमारे पास टाइप है शुद्ध स्वरा, शुद्ध रागा, ख्याल रागा एंड संकीर्ण रागा। उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल नोट्स को डिफाइन करने में वादी, संवादी, अनुवादी एंड विवादी। उसके बाद अब हमारे पास है आरोहा एंड अवरोहा। आरोहा मतलब असेंडिंग, अवरोहा मतलब डिसेंडिंग। अब इस असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पे भी हम लोग जो स्पीड में हम लोग बोलते हैं लय, उसमें विलंबित, मध्य एंड द्रुत, इसको हम लोग और स्पीड वाइज कैटेगराइज करते हैं। तो विलंबित मतलब स्लो, मध्य मतलब मीडियम एंड द्रुत मतलब वेरी फास्ट, मतलब फास्ट है। ऑल टुगेदर देर आर 72 मेलास और parent scales on which ragas are based under Carnatic music. There are 6 main ragas under Hindustani music repertoire, and all of these are time and season specific and evokes a particular type of emotion, rasa. तो अब इन रागा को हम लोग पर्टिकुलर सीजन वाइज भी गाते हैं। तो राग मल्हारी, राग भैरवी, ये पर्टिकुलर सीजन वाइज भी होता है। तो अब उसको जो इमोशंस होते हैं उसमें, जिस सीज़न में जैसे इमोशंस होते हैं हम लोग उस हिसाब से उसको गाते हैं, तो उसे बोलते हैं रसा। तो वैसा रस के हिसाब से। तो भैरव, हिंडोल, दीपक, मेघ, श्री, मलकुश, ये सारी चीज़ें कौन से सीज़न में गानी चाहिए, किस मूड में गानी चाहिए, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज़। तो भैरव आपको पता है डाउन मतलब संध्या, शाम का टाइम, ठीक है। एनी सीज़न, वो किसी भी सीज़न में गा सकता है, मतलब आज की संध्या गाओ, कल की संध्या गाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पीस के लिए है। हिंडोल मॉर्निंग में गाना चाहिए, स्प्रिंग टाइम पे गाना चाहिए, पतझड़ टाइम पे। इवोक स्वीटनेस ऑफ अ यंग कपल, क्या होता है मूड्स में, मूड कैसा होता है उस टाइम में। दीपक नाइट में गाना चाहिए, समर में कंपैशन होता है सॉरी बोलते बोलते मेघ रात को गाना चाहिए, रेनी सीजन में, उससे करेज आता है। श्री इवनिंग में, विंटर में ग्लैडनेस आता है। मलकुश मिडनाइट मतलब 12 बजे के बाद, विंटर वीर और ब्रेवरी के लिए मूड है उसका। तो अभी रसा भी बहुत टाइप के होते हैं, अगर आपने वो देखा होगा, जिसमें एक फोक डांस है, मेरे को उसका नाम, मैं तो नाम ही भूल गया उसका, जिसमें आप फेशियल एक्सप्रेशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान आता है, केरला में या कर्नाटका में परफॉर्म किया जाता है उसको। आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएं। रस भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे श्रृंगार रस, हास्य रस, करुणा रस, रुद्रा, भयानक, वीरा, अद्भुता, विभस्ता, शांत, ऐसे भी रस होते हैं। तो जैसे श्रृंगार मतलब लव, हास्य मतलब ह्यूमर, लाफ्टर, करुणा मतलब आप पैथोस, करुणा दिखाते हो। रुद्रा मतलब एंगर, एकदम जैसे शिव भगवान है रुद्रा। भयानक मतलब हॉरर, डराना वाला। वीरा मतलब ब्रेवरी वाला, और इसके अलग अलग कलर्स भी है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अद्भुता वंडर, पता नहीं, चमत्कार, आकस्मिक, ऐसा टाइप। विभत्स्य मतलब डिस्गस्ट, और शांत, पीस एंड काम। तो इस टाइप के भी रस है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे द रीजन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ रसा वॉज टू इवोक इमोशनल responses in the performer and the audience.
These emotions, which are evoked through the singing and playing of instruments, are called rasas. The rasas have also been described as aesthetic delight, as they are consciously made to evoke an emotion through someone else's art, even though they are free from the limitations of personal feeling. Initially, these were there were 8 rasas, but later another rasa called the Shant rasa was added to make the 9 rasa or नवरस देर. तो 9 पहले 8 रस ही थे और जो शांत रसा था वो बाद में ऐड हुआ, तो नवरस होते हैं. तो जैसे ही आप अगर कोई एक्टिंग के लिए जाता है तो उनको लोग बोलते हैं कि यू शुड हैव दिस नवरस इन यू सेल्फ. तो आपको बहुत टाइम पे जब आप ऑडिशंस देने जाते हो ना, तो वहाँ पे आप लोग को ये सारे रस दिखाने पड़ते हैं कि आप एंगर में कैसे दिखोगे. तो इस हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको प्रोटैगनिस्ट बनना है या एंटेगनिस्ट, मतलब हीरो बनना है, विलन बनना है, आप किस रोल में ज़्यादा अच्छे लगोगे, ज़्यादा सूट करेंगे. तो जैसे आप प्राण को देख लें, मैं उनसे बहुत प्रेरणा लेता हूँ, प्राण से, जो हमारे एक्टर थे. इसमें जंजीर में जो अपोजिट है अमिताभ बच्चन के, उन्होंने एंटेगनिस्ट रोल किया है. बहुत प्रेरणा लेता हूँ. ही इज़ अ वर्सेटाइल एक्टर. प्राण जी मेरे सबसे फेवरेट थे उस टाइम पे. However, after 15th years, bhakti or the rasa of devotion to God became widely accepted into their initial corpus of the 9 rasas. Some musicologists argue the bhakti and shant rasa are one of and the same. तो भक्ति और शांत रसा एक ही है, ऐसा लोग बोलते थे. कितने सारे म्यूजिकोलॉजिस्ट ऐसा बोलते थे. अब देखिए ताल. ताल भी है ना, स्वर राग तो हो गया, RST हो गया, राग स्वर हो गया. अब बचा है अपना ताल. उसके बाद ये खत्म हो जाएगा. तो मैं सिर्फ ये ताल यही तक ही अपना एनाटॉमी खत्म करके हम लोग जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग. दोस्तों मेरा सिर्फ समझाने का मोटिव है आप लोगों को, तो थोड़ा टाइम ले तो आप अगर फास्ट फॉरवर्ड करके सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. मेरा सिर्फ मोटिव ये कि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करना. एक बार वो पिक्चर क्रिएट होगी, जैसे आप पिक्चरें नहीं भूलते हो. शोले आज तक कोई नहीं भूला कि उसमें हमारे ये सांबा है, उनके डायलॉग्स कोई नहीं भूला. तो वैसे चीज़ें एक बार आपकी मन में मैंने पिक्चर बिठा दी तो आप लोगों को सब समझ में जाए. एक बार ये चीज़ आपके, ये चीज़ है कैसे काम करती है मालूम है. जैसे समंदर में बहुत सारी मछली है, उसी तरह आप लोग अपने दिमाग में बहुत सारा नॉलेज भरते हो, फीड करते जाते हो नॉलेज, पर उसको निकालना पड़ता है ना पेपर पे. निकालोगे कैसे? आप लोगों को कोई एक मछली को कैसे आप बाहर निकालते हो समुद्र में से, कांटे में चारा डाल के. उसी तरह एक हुक आपको तैयार करना है कि अच्छा ठीक है मेरा ये हुक है, अच्छा इसका मतलब वो है, और ये आप लोगों को हो जाएगा. मेरे को ये पूरा बुक खत्म करने दीजिए. आप लोग वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए. पेशेंस इज द की टू बिकम एन IAS ऑफिसर. इफ यू आर नॉट हैविंग पेशेंस, you will not become an IAS officer, because then you'll have to deal with multiple people who are very impatient. ऐसे लोग आपके पास आएंगे जो आपसे घृणा करेंगे, आपको गाली देंगे, आपको मारने का उनको मन करेगा. ऐसा स्ट्रेस होगा आप लोगों के ऊपर. पर आपके अंदर अगर सहनशीलता और धैर्य होगा तो आप हर चीज से आगे निकल जाओगे. What makes you a good IAS officer? Your choice, your situation handling skills, how you behave, how you perform in different situation, that makes you an IAS officer. ये जो जर्नी है पूरी हमारी IAS ऑफिसर बनने की, ये जर्नी ही हम लोगों को 80% IAS ऑफिसर्स बनाती है. 80%. बाकी जो 20% है वो एग्जाम्स अलग बात है. अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, आप 80% IAS ऑफिसर हो. टाइटल मिला या नहीं मिला वो बात की बात है, लेकिन आप इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में जब तक आप मेरे साथ चल रहे हैं तब तक आप लोग 80% IAS ऑफिसर्स हैं. और मैं इसी वर्ड से आज से आप लोगों को बोलूँगा कि मेरे फ्यूचर IAS ऑफिसर्स, अब से आप मुझे भैया बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं शायद उम्र में भी आपसे छोटा ही हूँ. तो मुझे आप भैया बोलिए, कोई बात नहीं. अपना बेटा बोलिए, अपना छोटा भाई बोलिए, जो भी है, जैसा भी है. लेकिन मैं आज से आप लोगों को मेरे फ्यूचर IAS ऑफिसर्स ये चीज़ करके संबोधित करूँगा. ठीक है, चलिए ताल पे चलते हैं. द रिदमिक ग्रुपिंग्स ऑफ बीट्स आर कॉल्ड ताल. तो जैसे आप झाल बजाते हो गणपति में, झाल तो रिदम के साथ अगर बजाया जाए, दाल और ढोलक और ये मंजीरा, ढोलक और सारी चीज़ें, तो उसका एक अलग फील आता है. तो द रिदमिक grouping of the beats are called the tal. These rhythmical cycle range from 3 to 108 beats according to the concept of tala. Musical times is divided into simple and complicated meters. This theory of
time measurement difference between Hindustani and Carnatic music. The uniqueness of the concept of tal is that it is independent of the music that accompanies it and has its own divisions. जो यूनिकनेस है ताल का वो म्यूज़िक से रिलेटेड नहीं है, वो उससे इंडिपेंडेंट है. ठीक है, ये म्यूज़िक है तो यही ताल बजना चाहिए, ऐसा नहीं है. ठीक है. और हिंदुस्तानी और कर्नाटक म्यूज़िक में जो टाइम है इनके बजाने का, इनकी ग्रुपिंग का, ये दोनों अलग अलग है. यही इस चीज़ को एक अच्छी चीज़ बनाता है. ठीक है. द टेम्पो ऑफ द ताल विच कीप्स द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टाइम स्पैन इज कॉल्ड लय. तो लय में अगर आप बजाओ, मंजीरा भी अगर आप बजा रहे हो लय में, तो अगर आप लय में बजाए और कभी कभी फास्ट बजाते हो, जैसे आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, उस लय में भी अगर आप बजाते हो तो चीज़ के डिफरेंट असर पड़ता है. ठीक है. Several musicologists have argued that there are more than 100 talas, but only 30 talas are currently known, and even within that number, only 10 to 12 are actually used. Different kinds of recognized and used talas are दादरा, खारबा, रूपक, इकताल, जपताल, तीन ताल, चौताल. Among these, music composer most often use तीन ताल, which is 16 beats. अब देखो 16 beats क्या होते हैं मुझे नहीं पता. ठीक है. तो ताल कितने टाइप के होते हैं? यस, जनरली 30 ताल्स हम लोग को पता है. 100 ताल होते हैं, उसमें से हम लोग को 30 पता है, और उसमें से हम लोग यूजुअली 10 to 12 यूज़ करते हैं. और उसमें क्या है? दादरा, खबरा, खारबा, रूपक, इकताल, जपताल, तीन ताल एंड चौताल. और ज़्यादातर म्यूज़िक में क्या यूज़ करता है? तीन ताल, जो कि 16 बीट्स वाले होते हैं. Unlike Hindustani music, Carnatic music has a much more rigid structure. The thala are made up of 3 components: लघु, द्रुतम, अनुद्रुतम. तो अभी ये हुआ हिंदुस्तानी म्यूजिक का. ठीक है. कार्नाटिक म्यूजिक इससे थोड़ा सा अलग है. तो इसमें ताल को 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं: लघु, द्रुतम और अनुद्रुतम. एंड देयर आर 35 ओरिजिनल ताल्स यहाँ पे. तो वहाँ थे कितने? 100 ताल थे, लेकिन 30 हम लोग को आते हैं. ठीक है. एंड ईच ऑफ दीज कैन बी फर्दर स्प्लिट इनटू घाटीज. हेंस देयर आर 175, दैट इज 35 into 5 तालास इन कार्नाटिक म्यूजिक. द मोस्ट प्रोमिनेंट ताला इज कार्नाटिक म्यूजिक इन अधिताल. तो अधिताल जो है वो कार्नाटिक म्यूजिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ताल है, जैसे यहाँ पे 3 ताल है. ठीक है. थाट करके एक चीज़ है. थाट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रागा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. अब रागा को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए हमारे पास ताट है. तो देखो रागास के हमारे पास जाति है, 3 जाति, उसके टाइप्स, उसमें भी हमारे पास हम लोग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में भी उसको चीज़, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग इसमें है क्या? नहीं ना, है. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के हिसाब से अरोहा एंड अवरोहा यूज़ करते हैं. ठीक है. अरे मैं थोड़ा कभी ना कंफ्यूज भी हो जाता हूँ इतना स्टडी करने के बाद. वही वाला सीन है ना कि आपके पास दिमाग में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, पर उसको लाना भी है ना, तो कहाँ कौन सा इन्फॉर्मेशन लाना है वो भी मैटर करता है. दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइटिंग मेंस पेपर. अब देखिए, दैट इज़ अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रागाज इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. करंटली इन हिंदुस्तानी म्यूजिक अ 10 ताल क्लासिफिकेशन हैज़ बीन अडॉप्टेड. अकॉर्डिंग टू पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे 1860-1936, one of the most important musicologists in the field of North India classical music. Each of the several traditional ragas is based on or is a variation of 10 basic talas, musical scale or framework. A tal can only be sung in arohi as the notes are composed in ascending orders. arohi आपको पता है ना, ascending order. avrohi मतलब descending order. A tat should have 7 notes out of 12 available. 7 शुद्ध स्वरा एंड 5 विकृत. ठीक है ना. ताल होना चाहिए 7 नोट्स का, और उसमें भी अपने पास अवेलेबल कितने? 12. 7 शुद्ध भी है, और शुद्ध में सारेगामा पाधा निसा भी आता है, और बाकी 5 विकृत. एंड दे शुड नेसेसरली बी प्लेस्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. तो ताल की ये एक ताट की एक खूबी है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही प्लेस करना है, डिसेंडिंग में आप प्लेस नहीं कर सकते. तो अभी आपको पता है कि ताल और ताट में डिफरेंस है. ठीक है. The 10 ताट्स आर बिलवाल, कमाज, काफ़ी, असवारी, भैरवी, भैरव, कल्याण, मरवा, पूर्वी एंड तोडी. Tat has no emotional quality.
unlike raga, and it is not sung. The raga produced from the tat are sung. ठीक है, ताल को हम लोग गाते नहीं हैं, ताट को हम लोग गाते नहीं, सॉरी ताल है ये। अभी समय देखिए क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईच रागा है स्पेसिफिक टाइम एट विच इट इज़ परफॉर्म्ड, किस समय में ये रागा परफॉर्म करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है ये। दिख रहा है आप लोगों को? मैं पढ़ता हूँ ना, और कहाँ तक है तो हाँ ठीक है ना, एक ये सिर्फ पाधानी थोड़ा आप लोग से मिस हो रहा है। दिस इज बिकॉज दोज नोट्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर इफेक्टिव एट दैट पर्टिकुलर टाइम। द 24 आवर्स ऑफ द डे कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स फ्रॉम 12 AM to 12 PM कॉल्ड एज पूर्वा भाग। पूर्वा भाग 12 बजे सवेरे से लेके 12 बजे शाम तक पूर्वा भाग होता है। एंड द रागा संग इन दिस पीरियड आर कॉल्ड पूर्वा रागास। From 12 PM to 12 AM called Uttar Bhag, and this raga sung in the time frame called as Uttar Rag. Furthermore, the Saptak कौन से? सारे गामा पाधा निसा also change according to the time of day. For example, in the Purva period, the Saptak is from Sa to Ma, Sa Re Ga Ma Saptak. Purva मतलब सवेरे. In contrast, Uttarang period, the Saptak is Pas to Sa, पाधा निसा. इस टाइप में प्ले किया जाता है, ठीक है। समय के हिसाब से भी म्यूज़िक प्ले की जाती है। तो जो भी म्यूज़िक वाले मेरे जिनका म्यूज़िक, मुझे लगता नहीं किसी का ऑप्शन ऐसा कुछ होता है, पर जिन्होंने भी इसकी पढ़ाई की है उनको पता होगा। अदर कंपोनेंट्स ऑफ रागास, ठीक है। द ग्रेजुअल एक्सपोजिशन ऑफ द रागा दैट एम्फसाइजेस ऑन वेद वादी संवादी एंड अदर साइलेंट फीचर ऑफ द रागा इज लो टेम्पो इज कॉल्ड अल्प। सॉरी मेरे को ही समझा नहीं, रुको। The gradual exposition of the raga that emphasizes on वादी मतलब किंग, ठीक है। संवादी मतलब ये संवाद करने वाला। एंड अदर साइलेंट फीचर ऑफ द रागा इज स्लो टेम्पो एंड इज कॉल्ड अलाप। अगर स्लो टेम्पो होगा इन सबको यूज़ करने का उसको अलाप बोलते हैं। तो आप अलाप लीजिए तो स्लो ऐसा अलाप। इट इज़ टिपिकली संग एट द बिगिनिंग ऑफ द रागा एट द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस इन नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। इट इज़ यूजुअली संग इन आकार, that is without pronouncing any syllable, only using a sound। मैंने बोला ना का ऐसा बोलो, ऐसा। Secondly, the music composition can be divided into 2 parts under Hindustani classical music। उसमें कैसा मुखड़ा और अंतरा दो ही चीज़ होती है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन है, सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन अंतरा। Thirdly, the basic notes is a fast tempo called तान। तो अगर तान खींचने बोलेगा तो फास्ट टेम्पो होता है, फास्ट में गाया जाता है। दे आर वेरी टेक्निकल एंड शोज द ट्रेनिंग प्रैक्टिस एंड डेक्स्टिरिटी इन वेविंग द कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न ऑफ द नोट्स विथ वेरिएशन इन रिदम। स्पीड इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सिंगिंग तान्स। सम पर्टिकुलर तान्स आर संग इन आकार नोट्स while the corpus of tans or short tans of 3 or 4 notes are called murki. These are sung very fast and require considerable musical skills from the singer. Finally, during the composition of musical piece, ornamentation is required in the form of alankar. This is a specific melodic representation in succession in which a pattern is followed. For example, the combination of notes sa re ga, ga ma pa, and so on. In these combination, we see an alankar in which these notes are used in succession to each term. अच्छा, ये अलंकार, मुकरी, थर्डली और ये सारी चीज़ें पार्ट है। आपको पता है ना कि जब भी कोई कॉम्पोजिशन कोई करता है तो मुखड़ा और अंतरा गाता है। अंतरा लिखता भी है और गाता भी है। उसके बाद तान कैसे लेना है, अलंकार लेना है या फिर उसको थोड़ा सा स्लो करना है, वो चीज़ें भी देखते हैं। अगर इस चीज़ का आपको बेस्ट एग्जाम्पल चाहिए तो आपने वो साजन चले ससुराल में जो गोविंदा है और उनके अपोजिट जब वो एक होता है ना कि वो कौन सा गाना है, मैं हूँ नंबर 1 गवैया, मेरा नाम है रास रसैया, ऐसा कुछ है वो सॉन्ग। आप देखो और उसमें आपको समझ में आएगा। जब मैं ये पढ़ाने के बाद आप उस सॉन्ग ही देख लो खाली कि मैं हूँ नंबर 1 गवैया, मेरा नाम है रास, ऐसा है वो। तो आप देखो तो उसमें जब लास्ट में जब गोविंदा गाता है कि सारे रे गामा गामा ऐसा, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी। ये सारे रे गामा गामा ऐसा पढ़ते हैं ना, तो ये चीज़ें आपको जो है ना अलंकार वाले सीन ये आपको समझ में आएंगी। तो आप देखो कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना यूपीएससी के लिए जो पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में भी लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं।
और हम लोग को पता नहीं होता है क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं। अब हम लोग ने पढ़ लिया, अब जब भी वो गाना आएगा तो आपको समझ में आएगा। तो अभी ये वीडियो ख़त्म करने के बाद आप वो गाना देखें, ठीक है, और ख़ास करके वो आखिरी के जो दो तीन मिनट है ना, वो देखें आप लोग। अच्छा, बेसिक डिफरेंस क्या है ताट और रागा में? ओरिजिन क्या है? दीज आर स्केल्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम 12 स्वरास, 12 स्वरा से होता है। रागास बिलोंग टू द जीनर ऑफ ताट, जॉनर, सॉरी जीनर नहीं, उसको जॉनर पढ़ा जाता है। नंबर ऑफ नोट्स 7 नोट्स होते हैं, एटलीस्ट 5 नोट्स होने चाहिए इसमें। रागा में आपको होता है ना 5 नोट्स, 6 नोट्स एंड संपूर्ण। टाइप ऑफ नोट्स क्या है? आरोहा ही है इसके अंदर। इसमें आरोहा और अवरोहा दोनों है। आरोहा मतलब असेंडिंग, अवरोहा मतलब डिसेंडिंग। इसमें सिर्फ ये ताट में सिर्फ असेंडिंग होता है, असेंडिंग होता है। मेलोडी होता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर थाट टू बी अ मेलोडियस एज दे आर नॉट संग। तो कभी गाया ही नहीं जाता ताट, तो उसका मेलोडी होने का सवाल नहीं है। रागास गाया जाते हैं, इसके लिए उसका मेलोडियस होना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है? ताट डजंट हैव वादी एंड समवादी, रागास हैव वादी एंड समवादी। नेमिंग, ताट्स आर नेम्ड आफ्टर पॉपुलर रागास, रागास आर नेम्ड आफ्टर इमोशन दी इवोक। तो पॉपुलर रागा कौन सा है उसके हिसाब से इसका नेमिंग होता है ताट का, पर कौन सा इमोशन है उसके हिसाब से, जैसे राग भैरवी, राग मल्हारी, इमोशन कैसा है वैसा उसका नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो होते हैं। अच्छा देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक ना मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कल, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। पर मैंने जो कहा कि आप लोगों को मैंने अभी इंट्रोडक्शन से लेके एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और आपको उसका एनाटमी बता दिया कि अपना क्या है, राग, स्वरा, ताल, आरएसटी, ये चीज़ें हैं। उसके बाद आप लोग को अवरोहा, बाकी चीज अवरोहा, आरोहा सब बढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को क्लासिकल फॉर्म ऑफ इंडियन म्यूजिक को पढ़ने के लिए। कार्नाटिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक क्या है, तो जब आप पढ़ोगे क्लासिकल, हिंदुस्तानी, कार्नाटिक म्यूजिक, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ आप ये भी बताएं, ठीक है। वैसे भी जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे बहुत ही ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं, तो मेरे फ्यूचर IAS ऑफिसर्स, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे कुछ होगा नहीं, मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, मैं अपना नॉलेज शेयर करूँ। बड़े बड़े टीचर्स हैं, आप जाके पैसे लेके पढ़ सकते हो, लेकिन ये जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है पढ़ने के टाइम पे और समझाने को, क्योंकि जनरली एक दोस्त और एक टीचर में बहुत फ़र्क होता है। तो आप मुझे अपना भाई माने, अपना दोस्त माने, सब मान सकते हैं, जो मान सकते हैं आप मान सकते हैं। पर आपको पढ़ाने का मेरा सिर्फ यही मोटो है कि जब दोस्त पढ़ाता है तो चीज़ें जल्दी घुस जाती है, क्योंकि वो उस लैंग्वेज में पढ़ाता है, क्योंकि आपको समझे, और वो उस कनेक्शन से पढ़ाता है। जबकि एक टीचर थोड़ा सा उस वे में पढ़ाता है कि बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है। आई डोंट नो, आई हैव रियलाइज्ड कि जब टीचर पढ़ाते तो मुझे इतनी जल्दी समझ में नहीं आता था। वही चीज़ पूरा एक चैप्टर मेरा दोस्त अगर फटाफट पढ़ा देता था, मेरे पेपर में अच्छा करके भी आता था। तो दोस्तों आज बस इतना ही। मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलता हूँ, ये इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में लेके। और ये अब ज़्यादा लंबा है नहीं, ख़त्म हो जाएगा जल्दी, ठीक है, इंडियन म्यूज़िक। तो आप लोग जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर ले चैनल। जब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और मेरा भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।